कक्षा 12 वाले हिंदी आलोक में काव्य भाग पढ़ रहे थे और काव्य भाग में भी आप लोग रुबाइया और गजल फिराक गोरखपुरी की रचना है जो विशुद्ध रूप से उर्दू के साहित्यकार हैं यानी शायर हैं। रुबाइया 3 की वो आपने पढ़ ली थी, व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब उनकी गजलें हैं। गजलों को पढ़ने से पहले, का अर्थ जानने से पहले यहाँ संबंधित 4 गजलों की कठिन शब्दों के अर्थ अर्थात शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं। यह मूल रूप से उर्दू के शब्द हैं। हमारी व्यवहारिक भाषा में तो हम प्रयोग करते हैं। आप लोग देखोगे एक बार, गुंजे मने कली, गिरहे मने गांठ, रंगो भू, यहाँ 2 शब्द हैं। रंगो भू मने रंग और सुगंध, गुलशन मने बाग, शब मने रात, जर्रा जर्रा मने कण कण, इक मने एक, पर्दा मने रहस्य, इसको राज में हम लोग बोल देते हैं। वह फारसी भाषा का शब्द हो गया। अब क्रमवार में हम गजलों के संकेत लिखे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक पहला और यहाँ दूसरा क्रमवार, तीसरा और चौथा। मैं गजलों को पढ़ते हुए ही उनकी व्याख्या बताती जाऊंगी। जो पहली गजल है वह इस प्रकार है। नौरंग गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगे वो गुलशन में पर तोले है। इस गजल या इस शेर में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति के श्रृंगार रस का स्पष्ट अपनी कविता में प्रवाह बनाया हुआ है। कह रहे हैं कवि की बाग में अर्थात बगीचे में फूलों की कलियां कोमल मधुर भावों को जागृत करके हृदय में नव रसों का संचार करती है। साहित्य के 9 रस होते हैं, तो कविता को जब पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद मन में जिस प्रकार की भी भावना या अनुभूति होती है वह संबंधित साहित्य का रस कहा जाता है। फिर उसको दूसरे भाव से समझोगे, ऐसा लगता है मानो रंग व गंध बाग में से उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। फिर दूसरा शेर है, यानी दूसरी गजल है। यहाँ संकेत में लिखा हुआ है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि ने रात्रि के समय टिमटिमाते हुए तारों का व्याख्यान कविता में किया है। कह रहे हैं कि जिस समय रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं या टिमटिमाते हुए से प्रतीत होते हैं, उस समय पृथ्वी का एक एक कण, जर्रा जर्रा लिखा हुआ था, एक एक कण सोया रहता है। अर्थात पृथ्वी पर सभी जीव जंतु सोए रहते हैं। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोलते हैं। यहाँ यारो का मतलब मित्र हो गया, क्योंकि कवि मूल रूप से उर्दू के शायर हैं, उर्दू के रचनाकार हैं, तो उनकी रचनाओं में उर्दू भाषा का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ संबोधन शैली भी आ गई, क्योंकि हे मित्रों, हे यारो शब्द का प्रयोग हुआ है। कहते हैं कवि, हे मित्रों तुम भी सुनो, रात्रि में व्याप्त वह सन्नाटा कुछ बोलता हुआ सा या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ सा लगता है। इस सन्नाटे का भी कोई अर्थ है। मुझे यह सन्नाटा मेरे ईश्वर रूपी प्रियतम की याद दिला रहा है। मित्रों, क्या तुम इस सन्नाटे की आवाज़ को सुन रहे हो? सन्नाटे में कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, लेकिन कवि कल्पना शक्ति से परिपूर्ण होता है। उसकी कविताएं काल्पनिक भी होती हैं, इसलिए वह कुछ भी अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकता है। फिर है
अगली गजल। तीसरी यहाँ ब्लैक बोर्ड में संकेत में भी है, हम हो से लेकर के रो ले हैं तक। गजल इस प्रकार है, हम हो या किस्मत को हमारी दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो ले हुए है, हम किस्मत को रो ले हैं। कविता की इन पंक्तियों से यह पता चल रहा है कवि स्वयं और स्वयं की किस्मत के प्रति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से जूझ रहे हैं या अपनी किस्मत से कवि लड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कवि को अपनी किस्मत से कुछ शिकायत है। अब वह व्याख्या में समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं कवि कि हमें यानी मुझे और मेरे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है। मैं अपने भाग्य को रोता हूँ और मेरा भाग्य मुझ पर तरस खा करके रोता है। कहने का आशय है कवि अपने भाग्य से बहुत परेशान है। उन्हें यह लगता है कि जो परिस्थिति अभी वर्तमान में उनके साथ चल रही है, वर्तमान का यहाँ वर्तमान नहीं, जिस समय कवि ने रचना लिखी होगी उस समय जो कुछ उनके साथ घटित हो रहा है या जिस समय उन्होंने रचना लिखी होगी उस समय उनके जीवन में जो कुछ चल रहा होगा उससे वो प्रसन्न नहीं हुए होंगे। इसीलिए कवि इस कविता को लिखने के लिए प्रेरित हुए होंगे। उसके बाद अगली गजल यानी अगला शेर। गजल मतलब पूरा एक गीत जिसको कहते हैं, और शेर मतलब ये दो दो पंक्तियां, जैसे दोहा 4 चरणों का होता है वैसे ही एक कविता को जो शेर के रूप में प्रस्तुत होती है, 3-4 शेर जब मिल जाते हैं तब एक गजल बन जाती है। तो अंतिम यानी चौथी जो गजल है, जो शेर अर्थात कविता का जो छंद है वह है जो मुझको और डैश खोली है। शेर इस प्रकार है, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यह इम्पोर्टेंट शेर है, परीक्षाओं में भी आता है। कभी इसका भाव सौंदर्य लिखने के लिए, कभी इसका शिल्प सौंदर्य लिखने के लिए और कभी इसकी विषय वस्तु देकर संबंधित प्रश्न उत्तर पूछने के लिए। तो शायर कह रहा है, जो लोग मुझे बदनाम करते हैं उन्हें इतना तो सोच लेना चाहिए कि वे यह काम करते समय किसे बेपर्दा कर रहे हैं या किसके जीवन का रहस्य खोल रहे हैं। मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं या मेरे जीवन के विभिन्न रहस्यों को सबको दिखा रहे हैं, सबके समक्ष मेरे रहस्यों की प्रदर्शनी कर रहे हैं या अपना स्वयं का पर्दा खोल रहे हैं, मेरी निंदा करके अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को वैसे लोग सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका शिल्प सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य के 2 प्रकार आप लोगों को मैंने पहले बता दिए हैं, कई बार बता दिए हैं। शिल्प सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं या काव्य सौंदर्य, एक ही बात है। पहला कला सौंदर्य और दूसरा भाव सौंदर्य। कला सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, बिंब विधान, शब्द शक्तियाँ, ये सब शीर्षक आते हैं। और भाव सौंदर्य में पूरी कविता क्या पढ़ी, चाहे वह विषय वस्तु हो चाहे पूरी गजल हो, वह हम लोगों ने किस रूप में समझी उसका एक भाव अपने शब्दों में लिखना है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार हो गया। भाषा, पढ़ाते पढ़ाते समय एक स्थान पर संबोधन, अरे ओ ये वाला एक शब्द आया था कि ए यारो, तो इसमें संबोधनात्मक शैली होगी। भाषा, शैली,
एक स्थान पर कवि खुद के लिए रो रहा था, खुद के लिए वो बहुत परेशान था। कहने का आशय वो अपनी किस्मत से जहाँ लड़ाई कर रहा था कविता में, वहाँ पर आत्मकथात्मक शैली हो गई। तो शैलियों में यहाँ इतने प्रकार के संबोधनात्मक, आत्मकथात्मक, फिर है उसके बाद रस, क्रमवार रस बदलते जा रहे हैं। पहली कविता में यानी पहले शेर में आप लोगों ने जो गजल पढ़ी उसका अर्थ मैंने यहाँ बोला था कि प्रकृति का वर्णन किया है, तो श्रृंगार रस है, प्रकृति के प्रति कवि का दृष्टिकोण उसमें प्रतिपादित हुआ है, तो श्रृंगार रस है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है, किस्मत हमको रो ले हुए है, हम किस्मत को रो ले है। यहाँ पर कर्म रस का प्रयोग हुआ है, कवि अपनी किस्मत को देख करके बहुत दुखी हैं, तो अलग अलग रस हो गए। यहाँ श्रृंगार रस, शांत रस, कर्म रस। ऐसे ही चौथा है, रस के लिए बोल रही हूँ, रस कैसे स्पष्ट होगा इसका, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यहाँ पर भी शांत रस, शांत भाव में कवि ने अपनी कविता कही हुई है, इसलिए वो शांत रस हो गया। अब आए अलंकार। अलंकार रस वर्णों की आवृत्ति से किसी एक पंक्ति में, एक वाक्य में या एक पद में जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दों की आवृत्ति हो, उसका अर्थ समान हो और योजक चिन्ह हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। एक शब्द आया है यहाँ, सन्नाटे का बोलना। कवि को सन्नाटे में बोलना, शायद सन्नाटे में आवाज सी प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। एक नया अलंकार अभी इस रुबाई और गजल में आया है। इसके बाद अगला है बिंब विधान। पूरी कविता में सिर्फ बिंब विधान है।